नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। वीकली करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करेंगे डिटेल में, उसके आंसर्स को, एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। और ये करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स सीरीज की ये 6th वीडियो है। इससे पहले जो 5 वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ में पिंड कमेंट में भी अटैच्ड है, तो आप वहां से बाकी के 5 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं या दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लगभग 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। In the context of the Indian history, Pompoor was coin, port city, painting, pottery. तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोर्ट सिटी। तो पोम्फोर एक पोर्ट सिटी है। कहाँ प्रेजेंट है? तो आज के प्रेजेंट है तमिलनाडु में एक पोर्ट सिटी है। द पोम्फोर पोर्ट सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द चोला डायनेस्टी अराउंड 3000 ईयर्स अगो। तो ये चोला डायनेस्टी के अंडर में थी। सडनली वैनिश फ्रॉम द मेरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 1000 ईयर्स अगो। ठीक है। और इसकी जो हिस्ट्री थी वो चोला डायनेस्टी में थी, लेकिन पिछले 1000 सालों के अंदर इसकी हिस्ट्री जो है, मेरीटाइम हिस्ट्री है, वो हमें पता ही नहीं थी। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पम्फोर तमिलनाडु में जो प्रेजेंट है इज अ पार्ट ऑफ डीएसटीज इंडिया डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसकी एक प्रोजेक्ट है। एंड एग्जीबिशन ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसकी जो एग्जीबिशन हुई थी फर्स्ट प्रोजेक्ट वो डिजिटल हम्पी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था। द सिटी वॉज ए हॉलमार्क ऑफ, जो पोम्फोर सिटी था उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इंटर्स कॉन्टिनेंटल ट्रेड, तो बहुत सारे ट्रेड होती थी एशिया की अफ्रीका से, अफ्रीका देन एशिया की यूरोप से। तो इंटरकंटिनेंटल ट्रेड होती थी, सोशल सिस्टम्स थी, आर्किटेक्चर चोला डायनेस्टी के बहुत सारे आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स एंड कल्चरल, एंड हैड मेरीटाइम ट्रेड विद सेवरल ऑफ द फ्लंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, जो कि तमिलनाडु के एक कोस्टल सिटी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। माधव गडगिल्स कमिटी report was in the news recently. It is related to options: banking reforms, examine the Western Ghats ecology, poverty estimation, taxation system. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एग्जामिनिंग द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी। और इनके चेयरमैन कौन है? माधव गडगिल कमेटी के। तो ऑब्वियसली माधव गडगिल, जो कि एक बहुत रिनाउंड इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट इकोलॉजी के ऊपर रिपोर्ट बनाए थे। तो एक्सप्लेनेशन देखते तो रिसेंटली महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक लैंडस्लाइड आई थी जिसके कारण 27 लोगों की डेथ हो गई थी उस विलेज में। Flattened the entire village and brought back into the focus the 2011 Dr. Madhav Gadgil reports on the conservation of the Western Ghat। तो इस न्यूज के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन फ्रेम की गई है। इन 2010 द देन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन थे उस समय? तो कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में थे जयराम रमेश। अपॉइंटेड द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल टू बी चेयर्ड बाय द इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल। द कमीशन सबमिटेड इट्स 552-पेज रिपोर्ट टू द सेंटर इन अगस्त 2011 में वो सबमिट कर दिए थे। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? माधव गडगिल कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन थे कि क्लासिफाइंग 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कौन कौन से स्टेट्स में है? तो ऑब्वियसली वो गुजरात से शुरू होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स में आ जाता है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो 64% जो है वो उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर करने को कहा गया था। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2 एंड 3। इट ऑल्सो रिकमेंडेड डेजिग्नेटिंग द एंटायर रीजन एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो इसको कंजर्व करके रखना, और जो भी इलीगल माइनिंग या एनवायरमेंटल कॉज कर सकता है वैसे एक्टिविटीज को बैन करने की इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी माधव गडगिल की रिपोर्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री launches an online portal for to facilitate reporting of violation of the ban on e-cigarettes। तो e-cigarettes कुछ इस तरह से है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सिगरेट्स है जिसमें कि बैटरी यूज की जाती है। ठीक है, तो कौन सा मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, www.violation-reporting.in। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स एक्ट, दैट इज को जिसको हम लोग पेका एक्ट बोलते हैं। तो इसमें इस एक्ट में क्या गया था, कहा गया था कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी तरह से हम लोग प्रोमोट नहीं कर सकते हैं ई सिगरेट्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को। और जो भी ऐसा कोई भी करता पाया गया तो उसके लिए क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, पनिशमेंट, फाइन, बहुत सारे प्रावधान हैं। तो इस पे अगर ऐसा कभी आपको लगता है तो ऐसा रिपोर्ट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाके आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। डिस्पाइट द बैन इम्पोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2019 में इसको बैन किया गया था ई सिगरेट्स को। E-cigarettes continue to be sold on e-commerce sites even to children below the age। तो बहुत सारी e-commerce sites हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उनको वो बेच रहे हैं, आम पब्लिक के पास में मिल रही है। और इवन जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से जो कम आयु के हैं उनको भी ये अवेलेबल मिल रहा है इजीली। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो ये किसने किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एविएशन इंडस्ट्री रेगुलेटर, that is DGCA, granted conditional approval to which airline to resume flights? Go First, Akash, Air India, Jet Airways। तो इसका सही आंसर होगा गो फर्स्ट। ठीक है, तो एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। द सिविल एविएशन रेगुलेटर, तो सिविल एविएशन रेगुलेटर कौन है? तो डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड कंडीशनल अप्रूवल फॉर Go First to resume flights with 15 aircraft और 114 डेली फ्लाइट्स। तो एक दिन में वो 114 फ्लाइट से कवर करेंगे या फिर 15 एयरक्राफ्ट से वो उड़ाएंगे एक दिन के अंदर में। तो डीजीसीए डायरेक्टेड द एयरलाइन टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सिविल एविएशन इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ में इम्प्लीमेंटेड continued airworthiness of the aircraft engaged in the operation, उसकी सेफ्टी को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। एंड सब्जेक्ट एवरी एयरक्राफ्ट टू बी सेटिस्फैक्ट्री हैंडलिंग फ्लाइट बिफोर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन। तो जब हवाई जहाज उड़ने से पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तब जाके ही उसे अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये गो फर्स्ट की है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ONDC starts learning academy for merchants called the ONDC Academy with assistance from। तो किसके असिस्टेंस से हुआ है? तो नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट भी है और साथ ही साथ में इसका यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें मेनली क्या कहा जा रहा है? तो ओएनडीसी एकेडमी है लॉन्च टू हेल्प द सेलर्स बूस्ट देयर बिजनेस ऑनलाइन। जो भी सेलर्स है वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, वो सब इस पोर्टल में जो है वो सिखाया जाएगा। द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, द गवर्नमेंट बैक ई कॉमर्स प्रोटोकॉल। तो ये गवर्नमेंट बैक है। launched a repository of online training material for merchants called the ONDC Academy। तो बेसिकली इसमें सेलर्स को सिखाया जाएगा कि किस तरह से वो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। ONDC, which was funded initially by banks, had conceived a counterweight against large retail, quick commerce and ride handling firms. The repository is stored on an
ONDC website as well as on YouTube with assistance from the National Stock Exchange के हेल्प से ये हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें मैच करना है मेडिसिन और इसकी इफेक्ट को। तो स्टैटिन रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल रिदम, तो ये गलत है। एस्पिरिन प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो ये सही स्टेटमेंट है। बेटा ब्लॉकर्स ट्रीटमेंट फॉर हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी गलत है। तो हमें करेक्टली बताना है, तो क्या होगा, ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। स्टैटिन का फंक्शन क्या है, इफेक्ट क्या है, तो स्टैटिन का फंक्शन है ये थर्ड वाला, जो थर्ड का फंक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये स्टैटिन करता है। और बेटा ब्लॉकर का फंक्शन है टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल रिदम। तो ये जो फंक्शनैलिटीज है दोनों की वो अलग कर दी गई है। तो इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में मेनली फ्रेम किए जाते हैं। तो स्टैटिन इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाई लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो दो टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा obviously bad है। It not only reduces the cholesterol level but also for reducing the risk of cardiovascular events। जो हार्ट से इवेंट है उसको वो रेगुलेट करता है, और जितने भी कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको कम करने में स्टैटिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर एस्पिरिन क्या है, तो इट इज नोन एज एंटीप्लेटलेट मेडिसिन। इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आफ्टर अ हार्ट अटैक और अ सर्जरी इन ऑर्डर टू ओपन ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। और बेटा ब्लॉकर्स क्या है, तो दीस आर क्लास ऑफ मेडिसिन दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन द हार्ट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल रिदम। तो कभी कभी होता है किसी के टाइम के हार्ट पेशेंट में कि जो हार्ट बीट होती है वो 100 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाती है, या कभी कभी 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाती है। तो उसको उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल रिदम हार्ट बीट्स। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, तो ब्लड बेटा ब्लॉकर्स करता है। दिस मेडिसिन आर यूजुअली प्रेस्क्राइब आफ्टर अ हार्ट अटैक। तो किसी को हार्ट अटैक आ चुका है उसके बाद ही ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन 6 का वो सही आंसर है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। Which of the following country has provided stipend visa to three athletes from the team who belongs to Arunachal Pradesh to perform at the FISU World University Games? Thailand, Cambodia, China, Japan। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चाइना। तो चाइना ने स्टेपल वीजा दिया था तीन एथलीट्स जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं इंडिया के, जो पार्टिसिपेट करने वाले थे फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, अरिंदम बागची जो है वो स्पोक्स पर्सन है। तो वो उन्होंने, तो इंडिया ने क्या विड्रॉ कर लिया है, तो इंडिया withdrew its 8 athletes wushu contingent from the Summer World University Games beginning in Chengdu। तो कहाँ होने वाला था, चाइना के प्रोविंस चेंगडू में। आफ्टर China issued stapled visa to 3 athletes from the team who belong to the अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो स्टेपल वीजा तो चाइना की ये हमेशा से ही रहता है कि जो भी जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से रहने वाले अगर कोई भी एथलीट या कोई भी पर्सन जाता है चाइना में, तो उसको वो स्टेपल वीजा देता है। स्टेपल वीजा वो बहुत इजीली से एथलीट जो भी वहाँ के चाइनीज एजेंसीज हैं वो उसको टीयर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर स्टेपल वीजा इजीली टीयर आउट हो जाएगा तो उस वीजा का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑथेंटिक वीजा होता है वो तो स्टैम्प किया होता है ना, तो स्टेपल वीजा होता है विदाउट स्टैम्प। द चेंगडू एडिशन वाज ओरिजिनली हेल्ड इन 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हुआ। और ओरिजिनली जो 2023 में कौन होस्ट करने वाला था, तो रशिया ने होस्ट करने वाला था, एकटेरिनबर्ग में होस्ट होने वाला था। लेकिन क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को, तो ये जो इवेंट था 2023 का वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया। इसीलिए जो 2021 का एडिशन है चेंगडू में वो चाइना होस्ट कर रहा है। तो स्टेपल्ड वीजा क्या है, तो इज अ सिंपली एन अनस्टैम्प्ड पीस ऑफ पेपर। अनस्टैम्प्ड, स्टैम्प नहीं होती, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उस कंट्री की स्टैम्प नहीं होती, और विदाउट स्टैम्प वीजा का कोई महत्व नहीं है। दैट इज अटैच बाय ए पिन और ए स्टेपल।
तो जिस तरह से हम लोग स्टेपल करते हैं पेजेस को, उसी तरह से वो अटैच कर देता है पासपोर्ट में, एंड कैन बी टर्न ऑफ और डिटैच्ड एट विल। और वो जो एजेंसीज है वो इजीली उसको डिटैच या फाड़ सकते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वीजा दैट इज affixed टू द पासपोर्ट बाय इशूइंग ऑथोरिटी एंड स्टैम्प्ड। और जो ओरिजिनल वीजा मिलती है उसमें पूरा वो स्टिकर टाइप लगा होता है और उस पर स्टैम्प भी किया हुआ होता है, तो वो रेगुलर वीजा होता है। और जो स्टेपल किया हुआ होता है या पिन से अटैच होता है विदाउट स्टैम्प, उसको हम लोग स्टेपल्ड वीजा कहते हैं। तो चाइना हमेशा से ही जो एथलीट्स है पर्सनल है अरुणाचल और जम्मू कश्मीर की, ये करते रहता है। तो इट सेज दैट वीजास आर वैलिड डॉक्यूमेंट बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंस्टेंटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन। तो चाइना कह रहा है कि आ जाने के लिए, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि आप अगर रेगुलर वीजा देंगे तभी एथलीट जाएंगे, इसीलिए इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च आयुष्मान भव प्रोग्राम? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of MSME, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Women and Child Development। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर आपको पता होगा आयुष्मान भारत के बारे में तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। The Union Health Ministry is preparing to introduce Ayushman Bharat program to ensure effective implementation of all state-run health schemes to reach every intended beneficiaries, even in the most remotest area में भी, ताकि जो आम इंसान है, जो गरीब इंसान है, उसको इजीली इसका लाभ मिल सके। The campaign aims to provide comprehensive and widespread coverage of health schemes, ensuring that all eligible beneficiaries can access benefit from them. Activities like Ayushman Aapke Dwar 3.0, Ayushman Sabha, Ayushman Mela and Ayushman Gram are part of this initiative में ये सब पार्ट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन 9 देखते हैं, what is the name of the internet ransomware virus regarding which Search-In issued an advisory? Agata, Akira, Aira, Alima। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अकीरा। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम है। अगर कोई भी रैंसमवेयर वायरस अटैक करता है, साइबर सिक्योरिटी से लेकर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। issued an advisory regarding the internet ransomware virus called Akira। ठीक है, this malware targets both Windows and Linux based system। ठीक है, Linux जो Ubuntu यूज करते हैं और Windows साथ ही साथ में, उनको ये टारगेट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो एप्पल्स के प्रोडक्ट है उसको ये टारगेट नहीं करता है। और इसका ये काम क्या करता है अकीरा? स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एनक्रिप्टिंग डेटा टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम विक्टिम्स थ्रू अ डबल एक्सटॉर्शन स्कीम के थ्रू वो पैसा जो है वो एक्सट्रॉक्ट करता है। वो बेसिकली किसी का भी डेटा वो चुरा लेता है ये वायरस, और उसके बाद ब्लैकमेल एक टाइप ऑफ करता है और पैसा वो एक्सटॉर्ट करता है। ठीक है, तो ये अकीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, हिंडौन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो हिंडौन रिवर गैंजेस, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। तो ऑब्वियसली जो भी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में रहते हैं उनको बहुत इजीली पता ही होगा, हिंडौन रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और वो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स है, जो कि वेस्टर्न यूपी मेनली गाजियाबाद वाली एरिया से वो बहती है। इन उत्तर प्रदेश water entered house as the Hindon river swelled up and overflowed its bank. The Hindon river flows into the Yamuna river as one of its tributaries। तो सहायक नदी है यमुना की। Heavy rains in the Yamuna river's upper catchment area including the हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो यमुना रिवर की वाटर लेवल क्या हो गया? बढ़ गई है। तो वाटर लेवल उसकी बढ़ी है तो उसके कारण हिंडौन रिवर की भी बढ़ी है। तो हिंडौन रिवर के कारण जो आसपास के जो लोग हैं जो वेस्टर्न यूपी में रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हुई है, क्योंकि पूरे रस्तों में, गलियों में, घर के अंदर पानी घुस गया। लेड टू यमुनास वाटर स्वेलिंग इन द रिकॉर्ड लेवल। ठीक है, और हिंडौन रिवर के साथ साथ आपको याद रखना होगा कि हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन भी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, एयरफोर्स बेस स्टेशन है हिंडौन बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि दिल्ली के सबसे नज़दीक जो है एयरफोर्स बेस स्टेशन है वो हिंडौन बेस, हिंडौन एयरफोर्स बेस स्टेशन। क्वेश्चन 11 देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज
सेट टू लॉन्च द जेजेएम डिजिटल एकेडमी। अगर आपको जेजेएम का फुल फॉर्म पता होगा तो इजीली से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जेजेएम मीन्स जल जीवन मिशन डिजिटल एकेडमी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वेरी इजी है, जल जीवन मिशन ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से बिलोंग करता है। So during the two-day national conference held at Vigyan Bhavan at New Delhi, the Department of Drinking Water and Sanitation and Eco India, एक private organization है, entered into a memorandum of understanding to establish JJM Digital Academy, Jal Jeevan Mission. The Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat inaugurated the online portal of JJM Digital Academy on the occasion. तो बेसिकली इसमें जो जल जीवन मिशन के उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से सीवेज वाटर का ट्रीट किया जा रहा है, वो सब डिटेल्स जो है उसमें दिया गया। साथ ही साथ में सैनिटेशन, हाइजीन, स्पेशली रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में भी उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव दैट इज माई स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए यह स्कीम है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, updated to allow startups and new exporters to receive airfare reimbursement for participating in international events में participate करने के लिए उसमें 20% के आसपास उसमें reimbursement भी मिलती है स्कीम के तहत। and existing exporters will now receive a 20% higher ceiling for this initiative। ठीक है, अंडर दिस मिलिट्री मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। Despite these measures, India's goods exports experienced a significant 22% year-on-year contraction in June। तो recent years में जून 2023 में 22% की गिरावट देखी गई है एक्सपोर्टर्स में, reaching to $32.97 billion, marking the steepest decline in the 3 years. The My scheme aims to provide financial support for export promotion activities। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी ताकि जो एक्सपोर्ट है, इंडिया के एक्सपोर्ट और इंक्रीज कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। The term tail strike was in the news. Consider the following statement about the tail strike। very important question है। It refers to the incident where the tail of an aircraft hits the ground or strikes any other stationary object। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। टेल स्ट्राइक का मतलब ही यही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टेल स्ट्राइक्स हैपन ड्यूरिंग टेक ऑफ। तो ये ड्यूरिंग टेक ऑफ नहीं होगा, ड्यूरिंग लैंडिंग के समय में सबसे ज्यादा टेल स्ट्राइक होती है। ऐसा नहीं है कि टेक ऑफ में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो लैंडिंग के समय होता है। Most tail strikes are attributed due to the technical errors। ऐसा नहीं है, टेक्निकल एरर्स के कारण ऐसा होना, टेक्निकल एरर भी हो सकता है, साथ ही साथ में जो पायलट की भी गलती के कारण भी इसका हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर इस फोटो में देखिए, जब भी प्लेन जो है लैंड करता है तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो क्या होता है, वो रनवे से टकराता है। उसी प्रोसेस में, उसी फेनोमेना को बोला जाता है टेल स्ट्राइक। तो न्यूज क्या है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन has fined Indigo a sum of ₹30 lakh and issued a so-called notice to the airline following a special audit concerning frequent tail strike incidents। तो बहुत ज़्यादा tail strike incidents जो है इंडिगो कंपनी जो है उसके हो रहे थे। The tail strike refer to an incident where the tail of an aircraft hits the ground or strikes any other stationary object। ये तो समझ आ गया। Majority of the tail strikes happen during the landing of an aircraft, while it can occur during takeoff also। ठीक है। The tail strike cause significant damage to the aircraft। Obviously जो पिछला हिस्सा है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। Even in the case where the damage is not major or immediately obvious, thorough inspection are carried out before the aircraft is declared fit to fly again। ठीक है, तो भी स्क्रैचेस वगैरह तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है अगर रफ लैंडिंग हुई है
सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स आर फिटेड विद द होल गैमट ऑफ सिस्टम टू एड पायलट्स इन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स to reduce the probability of human error. Most tail strike can be attributed due to the mistakes of the pilot. ठीक है, तो पहले के टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो टेक्निकल एरर्स के कारण ज़्यादा होता था, लेकिन आज के टाइम पे सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, फिर भी ड्यू टू द पायलट एरर ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the India-Myanmar, consider the following statement. Free movement regime is a mutually agreed arrangement between the countries that allow tribes living along the border on either side to travel up to 16 kilometers inside the other country without a visa. तो ये फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 16 किलोमीटर्स विदाउट वीजा वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रन्स थ्रू 3 स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मेघालय। तो 3 स्टेट्स नहीं है, 4 स्टेट्स है, एंड असम तो बॉर्डर लगता ही नहीं है म्यांमार से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। Assam rifles are deployed along this border to monitor and check infiltration across the border. Yes, असम राइफल जो है वो इंडिया म्यांमार को देखभाल करता है। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको बीएसएफ करती है, नेपाल और जो इंडिया का बॉर्डर है उसको एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो सॉल्व उसको प्रोटेक्ट करती है, नेपाल एंड भूटान को। उसी तरह से असम राइफल जो है वो इंडिया म्यांमार के बॉर्डर को संभालती है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैप देख लीजिए, तो जो नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। असम बिल्कुल बॉर्डर शेयर नहीं करता। The illegal migration of tribal Kuki-Chin peoples into India from Myanmar is one of the key issues in the ongoing ethnic conflict between the Meiteis and the Kukis in Manipur. तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है, न्यूज़ में आपको हर दिन खबर आती है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं मेनली म्यांमार से, तो जो कुकी चीन ट्राइब के लोग हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि वीज़ा ज़रूरत है नहीं, 16 किलोमीटर तक वो इजीली इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं। और बॉर्डर कितनी लंबाई है, तो 1643 किलोमीटर्स है, जो कि 4 स्टेट है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश से शेयर होती है। और फ्री मूवमेंट रेजिम क्या कहता है कि इज ए म्यूचुअली अग्रीड arrangement between the two countries that allows tribes living along the border on either side to travel up to 16 kilometer inside the other country without any visa। ठीक है, 16 किलोमीटर तक ट्रैवल किया जा सकता है। और ऐसा क्यों किया गया है, तो जो जब बॉर्डर डिक्लेयर हो रहा था, बॉर्डर बिटवीन द इंडियन म्यांमार वर डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश, है ना, जब कॉलोनियल टाइम में था, इंडिया इंडिपेंडेंस गेन नहीं भी किया था, तब भी उससे पहले ही इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जो है वो अलग कर दिया गया था इन 1826 विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। और ब्रिटिशर्स का हमेशा से ही आदत है, वो वहाँ के आम लोगों से कोई डिसीजन नहीं लिए थे, सलाह मशवरा कुछ नहीं हुआ था। द बॉर्डर इफेक्टिवली डिवाइडेड पीपल ऑफ द सेम एथनिसिटी एंड कल्चर इनटू 2 नेशंस विदाउट देयर कंसेंट। और असम राइफल जो है वो इसकी इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे तैनात रहती है और उसको नजर रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डीईए फंड, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरबीआई। तो a sum of 5,729 crores from the Depositor Education Awareness Fund has been allocated to banks to reimburse the unclaimed deposits। ठीक है, तो जो unclaimed deposit है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी डिपॉजिट है उनको फुलफिल करने के लिए इस फंड के थ्रू, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के थ्रू इतना रुपया हर बैंक को, मतलब हर बैंक को टोटली दिया जा रहा है। ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाइड द डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड 2014 में आया था, आरबीआई ने नोटिफाई किया था, रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड
इंक्लूडिंग प्रोमोटिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड अदर डेजिग्नेटेड पर्पसेस बाय द आरबीआई। तो मेनली प्रमोशन होता था डिपॉजिट इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये जो फंड है, इस फंड के थ्रू वो बैंक जो है वो फुलफिल करेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? आरबीआई इसका देखभाल करती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड? तो ऑप्शन क्या है? नास्कॉम, नीति आयोग, टीआरएआई, प्रसार भारती। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टीआरएआई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जहां भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अगर आता है तो मोस्ट ऑफ द केस में आंसर जो होता है टीआरएआई ही होता है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो 6th अमेंडमेंट है रेगुलेशन इन 2023, seeking inputs from the stakeholders. It seeks to make changes in the telecom कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशन 2007 में। ओरिजिनल कब आया था? तो ये ओरिजिनली 2007 में आया था और इसमें 6th अमेंडमेंट 6 बार चेंजेस की गई, ठीक है। तो ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे परमिशन लिया जा सके, उनसे सलाह मशवरा किया जा सके। तो ये किसने किया है? तो टीआरए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। बाइकला रेलवे स्टेशन, इंडियाज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन, इज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। और ये सेंट्रल मुंबई में ही है। बाइकला रेलवे स्टेशन is India's oldest railway station. Following 5 years of extensive restoration efforts, India's oldest railway station in central Mumbai, और हिस्ट्री कितना पुराना है? तो 169-year-old history has been meticulously revived. तो as a result of this remarkable achievement, the station has been honored with prestigious Asia Pacific Cultural Heritage Award by the UNESCO. तो यूनेस्को के थ्रू में ये अवार्ड मिली है, वेरी प्रेस्टिजियस है, एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। और इंडिया की ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है बाइकला, जो कि सेंट्रल मुंबई में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, climate change could potentially turn which Indian state to a water deficient desert? तो ऐसे कौन से स्टेट को हो सकता है डेजर्ट बन सकता है? राजस्थान ऑब्वियसली आगे से डेजर्ट है, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब। अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च बाय द पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, climate change could potentially turn Punjab into a water deficient desert in the future. और ऐसा क्यों कहा जा रहा था? तो द रीजंस आर एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड रेन। एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड रेन मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है ऑब्वियसली पंजाब में। लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना के बराबर है। मोस्टली जो फार्मर्स है यहाँ पर गेहूं, चावल, सरसों वगैरह ही मेनली ये 3-4 चीजें ही ग्रो करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, और इनडिस्क्रिमिनेटली ग्राउंड वाटर का वो यूज करते हैं। क्यों? ये पता ही है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा खेती होता है, एग्रीकल्चर होता है, और वीट एंड राइस प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो वो उसके लिए वो फुलफिल कहाँ से होता है? तो ग्राउंड वाटर से होता है। इसीलिए क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो लेवल है बहुत ज्यादा कम हो गया। इसके कारण क्या हो रहा है, जो जो भी वाटर आ रहा है, अगर वो कंज्यूम कोई भी पेशेंट कर मतलब कोई भी इंसान कर रहा है, तो उस पानी में क्या है, हेवी मेटल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो वैसा पानी पीने से ऑब्वियसली हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, पंजाब जो है वो एक डेजर्ट की तरह बनते जा रहा है। ऑब्वियसली पानी नहीं रहेगा तो आ, अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा। ऑब्वियसली फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है पंजाब में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 19 देखते हैं। With reference to the delisting of securities, consider the following statement. It is done by the Reserve Bank of India. ये गलत है, आरबीआई नहीं करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। If a company wants to delist its securities, it needs to buy back 50% of the total issued share. तो 50% नहीं होगा, यह होगा 90% शेयर बायबैक करना होता है। तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट चूज करना है हमें। तो नीदर वन नॉट टू, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी इज रिवाइविंग delisting regulation for listed companies in attempt to rein in the manipulation of shares of companies that are opted for delisting from the stock exchanges के लिए। तो इसको कौन निगरानी रखता है, तो सेबी करता है। तो डीलिस्टिंग दो टाइप से होता है, वॉलेंट्री भी खुद से भी हो सकता है, कंपनी खुद से भी कर सकती है, या कंपलसरी भी हो सकता है। जब सेबी पेनल्टी लगाती है तब उसको डिलिस्ट करना पड़ता है, तब उसको बोलते हैं कंपलसरी। और वॉलेंट्री जो खुद से ही करते हैं कंपनी। इन वॉलेंट्री डिलिस्टिंग अ कंपनी डिसाइड्स ऑन इट्स ओन टू रिमूव इट्स सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज खुद से। एंड कंपलसरी डिलिस्टिंग दे आर रिमूव्ड एज अ पेनल मेजर्स फॉर द कंपनी नॉट मेकिंग सबमिशंस or complying with the requirements set out in the listing arrangement with the prescribed time frames। ठीक है, तो सेबीज के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, वैसे कंपनीज को डीलिस्टिंग, कंपलसरी डीलिस्टिंग किया जाता है। इफ a company want to delist its securities it needs to buy back 90% of the total issued share। तो 90% जो टोटल शेयर है उसको बाय बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज और मैच करना है। ठीक है, तो क्रेमिना रशिया, तो क्रेमिना रशिया में नहीं है, ये यूक्रेन में। हमा टर्की में नहीं है, ये सीरिया में है, ये भी गलत है। दर इस्लाम दर सलाम घाना, घाना में नहीं है, तंजानिया में। तो ये तीनों ही गलत है, तो करेक्टली मैच क्या होगा, नन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में मेनली पूछा जाता है, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्लेसेस इन न्यूज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्रेमिनिया जो है यूक्रेन में है, हामा सीरिया में है, दार इस्लाम तंजानिया में, अफ्रीका में बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fangnon Konyak was seen in the news is a member of parliament from which state or union territory? Nagaland, Manipur, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फैंगडोंग कोन्याक, जो एक कोन्याक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोन्याक एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है नागालैंड की। The Fangnon Konyak recently created history as the first female representative from Nagaland to assume the position of Rajya Sabha Vice Chairperson। ठीक है, तो ये राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन है, मतलब एक तरह से डेप्यूटी स्पीकर है। ठीक है, तो वो नागालैंड से बिलोंग करती है। तो हाउस चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड हर एंड 3 अदर women members to the panel of vice chairpersons for the first time। ठीक है, तो और भी इनके साथ में मेंबर्स हैं। इन 2022 मिस कोन्याक became the first woman to be elected in the राज्य सभा, जो कि नागालैंड से बिलोंग करती थी, और सेकंड वुमेन थी from the state to be elected in the लोक सभा, राज्यसभा और द स्टेट असेंबली। इनसे पहले भी एक फीमेल हो चुकी है जो लोकसभा में सेलेक्ट हुई थी, ये जो है वो राज्यसभा में सेलेक्ट हुई है, और वाइस चेयरपर्सन भी इन्हें बनाया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोन्याक ट्राइब से भी आपको याद रखना होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which river serves as the predominant border between the United States and Mexico? Niagara River, Rio Grande River, St. Lawrence River, Detroit River। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रियो ग्रांडे रिवर। तो ये रियो ग्रांडे रिवर है जो कि मेक्सिको और यूएसए को अलग करता है। और यूएस में कौन सा स्टेट है, तो यूएसए का टेक्सास स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। The Rio Grande River, spanning 3,051 kilometers, flows from the Colorado to the Gulf of Mexico। तो कोलोराडो जो कि यूएसए का एक स्टेट है, वहां से फ्लो करता है और गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके गिर जाता है। And serve as a predominant border between the United States and the Mexico, most of the Texas में कवर होता है। Recently, the U.S. Justice Department filed a lawsuit against the state of Texas and its Republican governor Greg Abbott for placing floating barriers in the Rio Grande River to impede migrants from crossing river over Mexico। Most of the जो मेक्सिको के जो लोग हैं वो किसी तरह से वो ऑब्वियसली अमेरिका में आना चाहता है काम के सिलसिले या किसी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के या बेटर लाइफ के अपॉर्चुनिटीज में वो आता है, तो वो रिवर क्रॉस करके इजीली आ जाते हैं। तो इसीलिए
जो रिपब्लिकन गवर्नर है ग्रेग अबॉट जो है, वो उन्होंने आदेश दिया था कि फ्लोटिंग बैरियर बना दिया जाए ताकि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है वो आसानी से ना आ पाए, यूएसए में एंटर ना कर पाए। तो ये इसी उसी कंटेक्स्ट से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियो ग्रांडे रिवर यूएसए एंड मेक्सिको को अलग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महादेव वाइल्ड लाइफ sanctuary is located in which state in union territory? महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा। ठीक है, तो गोवा में दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भगवान महावीर एंड महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में सिचुएटेड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड रीजन्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गोवा। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न घाट्स में है, जो वेस्टर्न घाट्स के रेंज में पड़ जाता है। एंड द गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इंस्ट्रक्टेड द गोवा गवर्नमेंट टू डिक्लेयर महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर रीजन्स मेंशन्ड इन द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में उसको इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर में आ जाएगा महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कम्युनिकेशन एंड प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज टाइगर रिजर्व्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ के अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इनिशिएट अ डेप्थ फॉर नेचर स्वैप? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, गैबोन, केनिया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैबोन। तो गैबोन का जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न साइड पे है अटलांटिक ओशन, इसके नॉर्थ में है इक्वेटोरियल गिनी, एक छोटी सी कंट्री है, उसके ऊपर में है कैमरून, और इधर में है ईस्टर्न साइड पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। बॉर्डर शेयर किससे करता है? गबोन। तो इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ ये जो है शेयर करता है, और वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन है। तो रिसेंटली गैबोन मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इनिशिएट अ डेप्थ फॉर नेचर स्वैप। ठीक है, तो वो डेप्थ को किस तरह से नेचर के थ्रू वो उसकी स्वैपिंग हो रही है। द कंट्री इंटेंड्स टू परचेज अ मिनिमम ऑफ $450 million ऑफ इट्स गवर्नमेंट डेप्थ इन एक्सचेंज फॉर एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ब्लू बॉन्ड। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ब्लू बॉन्ड के साथ वो एक्सचेंज कर रहे हैं, $450 million का वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो गैबोन जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है एशिया अफ्रीका में। ठीक है, तो इसकी जोग्राफिक लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। X-59 also known as the son of Concorde is an experimental supersonic aircraft of which country? रशिया, चाइना, यूएसए, यूएई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूएसए। तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट मतलब वैसे एयरक्राफ्ट जो स्पीड ऑफ द साउंड से भी तेज में जाते हैं, स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत ज़्यादा तेज में जाते हैं। तो रिसेंटली नासा इज गियरिंग अप टू कंडक्ट टेस्ट ऑफ द लेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट X-59 affectionately called as the son of Concorde. There is a serious anticipation for potential supersonic revival. तो इससे बहुत एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो जो जो जेट इंजन है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी सुपरसोनिक स्पीड पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। दिस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैज पोटेंशियल टू ट्रैवर्स एनी टू लोकेशंस ऑन द ग्लोब इन जस्ट 2 आवर्स। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट ग्लोब के, या तो वो ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ, वो इजीली 2 घंटे में वो ट्रैवल कर सकता है। तो रेजिंग होप्स फॉर ए रिटर्न ऑफ सुपरसोनिक ट्रैवल। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी यूएसए के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बहुत सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द जीरो आवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीरो आवर के रेस्पेक्ट में अभी मानसून सत्र चल रहा है, उस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है। दिस फ्रेज फाइंड इट्स मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो बिल्कुल भी गलत है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। इट वॉज एन इनोवेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। नहीं, ये इंडिया का ही इनोवेशन है। तो स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है? कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नाइदर टू, वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ड्यूरिंग द इनिशियल डेज पार्लियामेंट यूज्ड टू ब्रेक फॉर लंच एट 1 PM में ब्रेक होती थी पार्लियामेंट की। Therefore, the opportunity for MPs to raise national issues without advance notice became available at 12 PM। ठीक है, तो 12 PM में 12 PM से 1 बजे तक 1 घंटे का टाइम होता था जिसमें नेशनल इशू से रिलेटेड कोई भी एमपी विदाउट एनी एडवांस नोटिस वो क्वेश्चंस पूछ सकता था। ठीक है, until the house adjourned for lunch. This led to the hour being popularly referred as the zero hour and the issues being raised during this time as zero hour submissions। और जो भी issues raise किए जाते थे उसको zero hour submission कहा जाता था। जीरो आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। ठीक है, तो ये इंडिया की है और इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही किसी रूल्स में, पार्लियामेंट्री रूल्स में। The concept of zero hours started organically in the first decade of the Indian Parliament when the MPs felt that the need for raising important constituency and national issues। तो ऐसे कोई भी इश्यूज हो जाते थे तो उसको एमपीज रेज कर सकते विदाउट एनी एडवांस नोटिस। तो ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन किया था तो विद इन 10 साल में ये ऑर्गेनिकली जीरो आवर का कंसेप्ट डेवलप हो चुका था। Over the years, presiding officers of both the houses, जो स्पीकर और चेयरमैन है, have given directions to streamline the working of the zero hour to make it more effective। ताकि ये जीरो आवर जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, उसके लिए जो दोनों हाउस के जो स्पीकर्स होते हैं वो निर्देश दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who is the guardian of the powers and privileges of the members of the Lok Sabha। ठीक है, तो पावर एंड प्रिविलेजेस के गार्डियन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो आज के टाइम पे कौन है, तो मिस्टर ओम बिरला साहब है। The Speaker is the guardian of the right and privileges of the House, its committees and its member। तो इसके गार्डियन कौन होते हैं, पूरे लोकसभा के वो स्पीकर होते हैं। It depends solely on the speakers to refer any question of privilege to the committee of the privileges for examination and investigation and report। वही जो स्पीकर होते हैं वो पूरे सदन को चलाते हैं, तो सारा दामोदार जो है वो स्पीकर के ऊपर आ जाता है, किस तरह से उस सदन को या उस सत्र को चलाना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर लोकसभा के लिए है एंड आर्टिकल 178 जो है स्टेट असेंबलीज के लिए है। स्टेट दैट दिस हाउसेस शैल एज सून एज मे बी चूज टू ऑफ इट्स मेंबर्स टू बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर आर्टिकल नंबर 93 के साथ मतलब 93 जो लोकसभा के लिए है और 178 है आर्टिकल जो कि स्टेट असेंबलीज के लिए है। तो वो दो मेंबर चूज कर सकते हैं लोकसभा से, जो कि एक होंगे स्पीकर होंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज have launched the initiative Innovation Handshake to reconnect the startup ecosystem। Innovation Handshake very very important है। इंडिया एंड रशिया, चाइना रशिया, इंडिया यूएसए, चाइना यूएई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड यूएसए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन issued a joint statement affirming their vision of being among the closest partner in the world, है ना। Innovation Handshake was launched to support US India initiative on critical and emerging technologies के ऊपर। ठीक है, The US-India Commercial Dialogue will launch a new innovation handshake to reconnect the startup ecosystem of the two countries। तो जो startup ecosystem है उसको कनेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके और इंडिया और अमेरिका के जो बीच में ट्रेड है उसको भी और प्रमोट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, Sivelchu volcano was in the news due to the eruption। It is located in which country? Italy, Japan, Philippines, Russia। ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज रशिया में प्रेजेंट है। रशिया के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो है कमचटका पेनिनसुला। ठीक है, जो कमचटका पेनिनसुला ठीक जापान के ऊपर में जो है उसको बोला जाता है कमचटका पेनिनसुला। वहां पर क्योंकि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जोन में आ जाता है तो वहां पर वोल्केनोस बहुत एक्टिव रहते हैं।
तो Sivelchu volcano is one of the Russia's most active volcanoes, which erupted, shooting a vast cloud of ash far up to the sky and smothering villages in the drift of grey volcanic dust, triggering an aviation warning from Russia's far eastern Kamchatka Peninsula. तो ये कमचटका पेनिनसुला में प्रेजेंट है, जो कि रशिया का फार ईस्ट जोन है, ठीक है। Sivelchu volcano, one of the Kamchatka's largest and most active volcanoes, है ना। Sivelchu has had estimated 60 substantial eruption in past 10,000 years में लगभग 60 से ज़्यादा बार वहाँ से eruption हो चुका है। The last major जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसिया में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Consider the following countries: Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Mongolia. How many of the countries are a part of China plus C5? तो कौन कौन से पार्ट है? तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों ही पार्ट है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? उज्बेकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारे ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में चाइना जो है लगभग 30 साल से रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन से सबके साथ में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएं तो जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन इंडिया, सॉरी इन वर्ल्ड। तो कौन सा कंट्री है? तो वो कहा कजाकिस्तान, ठीक है। China convened an online meeting of trade ministers of the grouping known as C plus C5। चाइना प्लस C5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। The first C plus C5 summit was held virtual format on January 25th, 2022 to commemorate the 30th anniversary of diplomatic relation। तो चाइना का जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में 30 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए recently India also hosted a virtual summit of C5, India's first engagement with the Central Asian nations collectively at the highest level। अब इंडिया भी क्या कर रहा है? धीरे धीरे उसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में वो ट्रेड करना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया बहुत पीछे है, चाइना जो है वो 30 साल से पहले से ही ये सब कर रहा है, इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 30। ये क्वेश्चन तो सबको यह पता ही होगा। व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉनिक बर्ड लोगो? अल्फाबेट, रॉकेट, टेस्ला कार, चैट सिंबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्फाबेट एक्स। तो पहला ओरिजिनली ये सिंबल था, अब ट्विटर का जो सिंबल है, लोगो है, वो एक्स हो गया। तो ट्विटर हैज ऑफिशियली रीब्रांडेड एक्स आफ्टर ओनर इलॉन मस्क चेंज हिज आइकॉनिक बर्ड लोगो। जब उसने पिछले साल $44 बिलियन में वो उसने खरीद लिया था ट्विटर को। The social media company also recently announced it was limiting the number of daily direct messages unverified users can send। तो जो अनवेरिफाइड यूजर्स है, जिनके पास ब्लू टिक नहीं है, उनको लिमिटेशन होगी कि वो एक लिमिट तक ही डायरेक्ट मैसेजेस एक दिन में वो भेज सकता है, ठीक है। तो इलॉन मस्क जो है वो उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रहे हैं और रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डॉक्टर थानी अल जेहूदी, द चेयर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज फ्रॉम विच कंट्री? इजराइल, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान। उसका सही आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, यूएई। तो यूएई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड डॉक्टर थनी अल जेहूदी has been elected as the chairperson of the World Trade Organization 13th Ministerial Conference that will be held in Abu Dhabi February 2024 में। तो ये हेल्ड होगा। और आपको पता है कि इंडिया और यूएई का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए, है ना। तो दिस conference will be attended by representative from 164 countries and custom blocks that make up the World Trade Organization. It will review the performance of the trading system, making decision on future work and set up a road map for the next conference। तो क्योंकि यूएई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, तो इसलिए इंडिया का कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा न्यूज़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
33 देखते हैं, हाउ मेनी डेथ्स वर रिकॉर्डेड ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द लास्ट 5 years इन इंडिया? 25, 15, 10, 0। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, तो उसके रिपोर्ट के थ्रू वो कहते हैं कि लास्ट 5 years में 0 डेथ हुई है मैनुअल स्कैवेंजिंग में। तो ये बहुत ही मुझे डाउटफुल लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में है आज भी ऐसा मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस की जाती है। और स्पेशली कंट्राडिक्टरी बात की गई है कि तमिलनाडु जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार अमंग स्टेट्स विच ऑल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग फ्री स्टेटस। जैसे बिहार जैसे पिछड़ा स्टेट्स में कहा जा रहा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। तो ये थोड़ा पॉसिबल होने का डाउटफुल है, तो भी जो डेटा है वो मान के चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्वेश्चन 34 देखते हैं, विच स्टेट हैज अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैंग्रोव सेल? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव परसेंटेज है। वेस्ट बंगाल विच इज होम टू अबाउट 40% ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। 40% मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, मेनली सुंदरबन के डेल्टा वाले एरिया में। हैज अनाउंस्ड, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ मैंग्रोव सेल इन द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम किस दिन को मनाया जाता है। This platform will bring continuity to the efforts of state government in mangrove management में हेल्प करेगा। and the cell has an annual action plan for plantation of mangroves and it will look at the maintenance and coordinate with the NGOs। तो और भी मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना चाहता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और साथ ही मैनेज करना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो वो एनजीओ के साथ में मिल करके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये काम करना चाहता है। वेस्ट बंगाल के मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3? स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, बोइंग। इसका सही आंसर होगा इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेसएक्स इसको लॉन्च करेगा। तो SpaceX is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called the Jupiter 3। Largest privately owned है obviously। This impressive satellite will be sent into the space around aboard by SpaceX Falcon Heavy rocket। तो कौन सा रॉकेट है? तो SpaceX की जो फैल्कन हेवी रॉकेट है उससे लॉन्च की जाएगी। फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A इन फ्लोरिडा से लॉन्च की जाएगी। दिस लॉन्च विल बी द 7th फॉर द रोबस्ट ट्रिपल बूस्टर रॉकेट। जो ये रॉकेट है फैल्कन हेवी रॉकेट, वो ट्रिपल बूस्टर रॉकेट है, तो बहुत हेवी लोड भी वो इजीली स्पेस में पहुंचा देता है। तो SpaceX इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हम लोग ने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि कैसा लगा है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।